हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगी मुद्रास्फीति के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसका जो अर्थ है क्या रहेगा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिया गया नंबर है 8894592402 पे आप में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति का जो अर्थ रहेगा, मुद्रास्फीति या महंगाई, मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से, या जो सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहे मुद्रास्फीति को तो क्या कहेंगे? सामान्य अर्थ में मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का या मुद्रा प्रसार भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है? ये वे स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है। क्या होती है? कीमत स्तर में वृद्धि। कीमत स्तर में क्या होती रहती है? वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, या महंगाई भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, या मुद्रा का मूल्य गिरता है तो मुद्रास्फीति कहलाती है। तो मुद्रास्फीति क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में क्या होती है? अधिक वृद्धि हो जाती है। उसके बाद मूल्य स्तर में निरंतर वो महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहाँ तक आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा कि मुद्रास्फीति कहते किसे हैं, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो आगे हम शुरू करेंगे मुद्रास्फीति के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं? पहला आएगा इसमें मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये जो है क्या है? इसे आप बोल सकते हैं केनेसियन विचारधारा। क्या कहेंगे इसको? केनेसियन विचारधारा आप इसे बोल सकते हैं, केनेसियन विचारधारा। ठीक है, जिसके अनुसार उत्पादों की मांग और आपूर्ति में संतुलन आने से ऐसी मुद्रास्फीति होती है। मतलब क्या हुआ? ये जो केनेसियन विचारधारा है, इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार जो उत्पादों की मांग है और उनकी आपूर्ति में जो असंतुलन आता है वो ऐसी मुद्रास्फीति कहलाती है, मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, और इस तरह से या तो मांग बढ़े या आपूर्ति घटे, तो दोनों स्थितियों में मूल्य वृद्धि ही होती है। तो दोनों स्थितियों में क्या होता है? वृद्धि होती है। ठीक है,
तो इस तरह से इस प्रकार की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों ही पक्षों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है। तो मुद्रास्फीति के प्रकारों में पहला आपने जाना यहाँ पे मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। नेक्स्ट आएगा लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये जो है इसमें क्या आता है, जब उत्पादों का उत्पादन मूल्य फैक्टर कॉस्ट जो है बढ़ जाती है या बढ़ जाता है, तो इस तरह की मुद्रास्फीति होती है। कौन सी? लागत जनित मुद्रास्फीति। तो इसे क्या कहा जाता है? लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। उत्पादन मूल्य बढ़ने के लिए, मतलब उत्पादन मूल्य बढ़ने के लिए कई कारण जो है हो सकते हैं कि उत्पादन मूल्य बढ़ा है, कोई भी कारण या कई कारण होते हैं, ठीक है। जैसे कि कच्चे माल या मजदूरी के कच्चा माल या मजदूरी में हुई वृद्धि के कारण, ठीक है, या कच्चे माल के आयात शुल्क में वृद्धि हो जाए तब भी, या परिवहन, बिजली आदि के मूल्यों में अगर वृद्धि हो, तो ये लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। थोड़े से एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझने के लिए दिए। नेक्स्ट आएगी नंबर थर्ड, जो तीसरा प्रकार है वो आएगा अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, तो जब मुद्रास्फीति की दर इतनी अधिक हो कि प्रचलित मुद्रा से लोगों का विश्वास क्या हो जाए, उठ जाए या उठने लगे, और वे विदेशी मुद्रा का या वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम, कुछ चीज देकर उसके बदले दूसरी चीज लेना, वाटर सिस्टम कहलाता है, ठीक है, का प्रयोग करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को अति मुद्रास्फीति या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी आप इसे बोलते या बोल सकते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो इस तरह से जैसे कि अफ्रीकी देश हो गए, जिम्बाब्वे की जो है ऐसी स्थिति होती है, इस तरह की अति मुद्रास्फीति वाली, हाइपर इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो ये कौन सी बताई मैंने, अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट फोर्थ टाइप या फोर्थ पॉइंट इसमें आएगा गतिहीन स्थिति। गतिहीन स्थिति, स्टैग्फ्लेशन, तो ये जो है यह उस स्थिति का, या ये कैसी स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में एक ओर तो कीमतें बढ़ती हैं लेकिन दूसरी ओर आर्थिक विकास मतलब अवरुद्ध होकर, रुककर, ठीक है, होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न करता है या स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आर्थिक निष्क्रियता या विकास में स्थिरता तथा स्फीति का एक ये जो स्फीति है एक साथ ही मौजूद रहते हैं। मतलब ये कब उत्पन्न होती है, इसके कारण क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए कि क्यों ये उत्पन्न होती है। तो इसके जो कारण है, जैसे कि मुद्रा की मात्रा में क्या होती है, तेजी से वृद्धि हो जाती है, ठीक है, मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि होना या प्राकृतिक प्रकोप का होना, विदेशी व्यापार में घाटा होना या उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाना, लंबे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति का बने रहना, ये इसके कारण है। ये जो उत्पन्न होती है गतिहीन स्थिति जो है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताए 4 प्रकार बताए यहाँ पे इसके मुद्रास्फीति के, पहला जनित मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति, तीसरा अति मुद्रास्फीति और चौथा गतिहीन जो स्थिति है उसके बारे में। तो अब ये तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे कि मुद्रास्फीति तो आपने जानी कि क्या है, इसके प्रकारों के बारे में, लेकिन इसके प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है, उनके बारे में भी जानेंगे। मुद्रास्फीति के प्रभाव, तो क्या प्रभाव है, मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था और विविध आर्थिक गतिविधियों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ते हैं। कैसे? जैसे कि इसमें हम पहला लेंगे
ऋण लेने वाले पर, किस पर? ऋण लेने वाले पर। तो ऋण लेने वाले को मुद्रास्फीति के बढ़ने से लाभ होता है, ठीक है, और वृद्धि की मात्रा के बराबर आता है। तो दूसरा इसमें आ जाएगा ऋण देने वाले पर। ऋण देने वाले पर भी इसका इफेक्ट रहता है। मुद्रास्फीति वृद्धि का ऋण देने वाले के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वृद्धि की मात्रा के बराबर ही होता है इस पर भी, ठीक है। या जैसे कि तीसरा इसमें आएगा मांग पर। मांग पर मुद्रास्फीति में वृद्धि का मांग पर वृद्धिकारी प्रभाव पड़ता है और उत्पादन बढ़ाने का संकेत भी मिलता है। चौथा इसमें आ जाएगा ऋण आवंटन पर। ऋण आवंटन पर मुद्रास्फीति की वृद्धि ऋण आवंटन की दर को बढ़ाती है, क्योंकि कर्ज लेना क्या होता है? सस्ता हो जाता है, ठीक है। और इसमें पांचवा आ जाएगा निवेश पर। निवेश पर यानी बढ़ती हुई बढ़ी हुई मुद्रास्फीति निवेश को बढ़ाती है, क्योंकि जहां एक तरफ ऋण सस्ता हो जाता है वहीं बाजार में उत्पादों की बड़ी मांग का संकेत भी मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 पे आएगा विनिमय दर पर। मतलब हर मुद्रास्फीति के साथ देश की मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बढ़ने से मुद्रा का मूल्य घटता है, ठीक है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है, और बढ़ने से बढ़ जाता है। घटना और बढ़ना, ठीक है। इसके अलावा नंबर 7 पे आएगा निर्यात पर। निर्यात मतलब मुद्रास्फीति की वृद्धि देश की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाती है, क्योंकि जो गिरावट है के कारण उत्पादों में मूल्य प्रतिस्पर्धा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर 8 पर आएगा आयात पर। मुद्रास्फीति बढ़ने से आयात में कमी होती है, ठीक है, क्योंकि गिरावट के कारण देश की मुद्रास्फीति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में कमजोर पड़ती है और बराबर मात्रा के आयात के लिए अब अधिक व्यय करना पड़ जाता है। तो ये भी एक प्रभाव है मुद्रास्फीति का आयात पर। नंबर 9 पर आएगा वेतन भोगी पर। वेतन भोगी का मतलब मुद्रास्फीति की हर वृद्धि वास्तविक मजदूरी को कम करती है, और इस प्रकार वेतन भोगी की क्रय शक्ति और जीवन स्तर में ह्रास होता है। नंबर 10 पे आएगा स्वरोजगारी पर, ठीक है। तो इन पर बड़ी मुद्रास्फीति का काफी कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की भी मूल्य वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है? इनकी आय में समतुल्य वृद्धि हो जाती है और महंगाई का प्रभाव नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बचत पर। बचत पर मतलब मुद्रास्फीति व्यक्ति के व्यय में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था की बचत दर क्या होती है? गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा करों पर। करों पर मुद्रास्फीति की वृद्धि का करों की वसूली पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पर ही, ठीक है। और क्योंकि करों की वसूली मूल्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आय पर। आय पर जो है मुद्रास्फीति व्यक्ति एवं फर्म दोनों पर ही प्रभाव डालती है। आय का जो सामान्य मूल्य बढ़ जाता है, नॉमिनल जो मूल्य है बढ़ जाता है, क्योंकि इसके वास्तविक जो रियल मूल्य है इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, रियल मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो आय पर भी इसका प्रभाव है। नेक्स्ट आएगा व्यय पर। व्यय पर मुद्रास्फीति की स्थिति में दोनों ही प्रकार के व्ययों पर असर पड़ता है। उपभोग व्यय बढ़ने से जीवन स्तर में गिरावट आती है, जैसे कि कम आय वाले व्यक्तियों में, ठीक है, तथा लोग इस व्यय में कटौती करना चाहते हैं। वही निवेश व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि ऋण का वास्तविक खर्च जो है
घट जाता है। ठीक है, और नंबर 15 अर्थव्यवस्था पर, इस पर अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो और जैसे कि जो सारे प्रभाव आपने पढ़े, ठीक है, ये सभी जो है जितने जो जो 14 यानी 14 जो प्रभाव आपने पढ़े यहाँ पे, ये सारे ही किससे जुड़े हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला जो सामान्य प्रभाव है, इसको भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तो सारे अर्थव्यवस्था से ही जुड़े हैं जो पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किए, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति दर का एक विशेष रेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मुद्रास्फीति के जो प्रभाव है आपने यहाँ पे पढ़े, सारे अच्छे से आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की दर, मुद्रास्फीति की दर तो मुद्रास्फीति की जो दर है, किसी अवधि के बीच की मुद्रास्फीति दर उस अवधि में मुद्रास्फीति सूचकांक, प्राइस इंडेक्स में आए परिवर्तन में प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित की जाती है। किसमें, परसेंट के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो इसे अंकों में भी दर्शाया जाता है और इसके सूचकांक निर्माण में उत्पादनों की या उनको अधिक महत्व के आधार पर अलग अलग भार जो वेट है उसमें आवंटित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ाया, इसके प्रभाव, इसका अर्थ और इसके जो प्रकार हैं अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे सारे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।